कसं असतं कन्सॉलिडेशन मध्ये पॅरेंट आणि सबसिडरी होते, राइट? सो पॅरेंट एंड सब्सिडरी के बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, उनको बोलते हैं इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग. नाउ फॉर एग्जांपल, इफ सब्सिडरी इज सेलिंग समथिंग टू द पेरेंट ऑन क्रेडिट बेसिस, सो सब्सिडरी के बुक्स में वो रिसीवेबल दिखेगा, लेकिन पेरेंट के बुक्स में इट विल बी शोन एज पेएबल, राइट? So upon the finalization of consolidation of financial statement, those transactions needs to be eliminated. So intragroup trading को अपने को हटाना है, बस यही है. So types of intragroup trading: P and S may well trade with each leading to the following potential issues to be dealt with. एक तो receivables and payables in P and S that effectively cancel each other out. ठीक है, सबसे पहले ये होता है रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स कैंसिल ईच अदर आउट. फिर होता है डिविडेंड्स पेड बाय द सब्सिडरी रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम बाय द पेरेंट. जो डिविडेंड सब्सिडरी देती है वो उसको पेरेंट एज इनकम दिखा देता है, लेकिन सिमिलरली इफ अ डिविडेंड इज पेड बाय वन एंटिटी एंड रिसीव बाय द अदर, द नेट इफेक्ट टू द ग्रुप इज जीरो. तो जो नेट इफेक्ट आता है वो तो जीरो आता है. सो इसलिए हमें उस चीज को दिखाना ही नहीं है. तो हमें कई बार ना एडजस्टमेंट में दिया जाएगा कि व्हाट विल बी द नेट इफेक्ट ऑफ द डिविडेंड दैट विल बी शोन. तो हमें कुछ एडजस्टमेंट नहीं करना है. और इन योर केस इन एमसीक्यूज इफ दे आस्क कि नेट क्या होना चाहिए इफेक्ट, तो नेट इफेक्ट शुड बी जीरो. फिर लास्ट जो तुमने को लास्ट टाइम डाउट पूछा था, व्हाट इज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स. नाउ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स ऑन सेल ऑफ इन्वेंट्री. यदि मैंने बताया था लास्ट टाइम कि वेयर हाउस में गुड्स रहते हैं, तो अगर उसके ऊपर जो अपन प्रॉफिट कमाते हैं, बिकॉज हमें पेरेंट ऐसा या सब्सिडरी ने अगर एक दूसरे को गुड्स दे देंगे, तो उसके ऊपर का जो प्रॉफिट होता है दैट इज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट बिटवीन द पेरेंट एंड द सब्सिडरी. सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, कंसिडर द फॉलोइंग क्वेश्चन. Can you make a profit if your right hand sales goes to your left hand? Obviously not. For the same reason, a group cannot make profit when one part of the group sells to the another. Yeah, yeah. So when one parent or one subsidiary sells goods to another, they earn some profit, right? For example, the cost of production might be 100, लेकिन जब parent सब्सिडरी को गुड्स बेच रहा है, शायद वो 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है, या वो 20% मार्जिन या मार्कअप पे बेच रहा है. अब जब वो 20% मार्जिन या मार्कअप पे बेच रहा है, तो उस टाइम पे क्या होगा? उस टाइम पे हमको वो जो प्रॉफिट, या लेट्स से जैसे ये 100 का माल है, उसने 20 का प्रॉफिट पे बेचा, तो उसने एक्चुअली उस बंदे को 120 रुपीज का बेचा, राइट? सो बिकॉज उसने उस चीज को 120 रुपीज का बेचा, उसने 20 का प्रॉफिट कमाया, जो हमको निकालना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट दैट हैज नॉट येट बीन रियलाइज्ड. और वो निकाल लाइक पड़ेगा मतलब? वी हैव टू माइनस इट, वी हैव टू माइनस दैट प्रॉफिट. ठीक है, मैं दिखाऊंगा कैसे, डोंट वरी. ठीक है, अभी स्टेप बाय स्टेप जाते हैं. Current accounts: if PNS trade with each other, then this will probably be done on credit, leading to a receivables account in one entity's SOFP and a payables account in one entity's SOFP. The statement of financial position. जैसे कि मैंने बताया कि अगर एक का रिसीवेबल्स है, तो ऑब्वियसली वो अंदर दूसरे का तो पेएबल्स ही होगा. वो समझा तेरे को कैसे? सॉरी, कम अगेन। लाइक इफ आई शो यू एज माई रिसीवेबल्स कि मेरे को इस बंदी से पैसा कलेक्ट करना है, देन यू विल ऑब्वियसली शो मी एज पेएबल्स, राइट? दैट यू हैव टू पे मी या एट, ऐसा. राइट। तो वो हमको कम करना है. यू कैन स्टे अनम्यूटेड ओनली, बिकॉज तेरा बैकग्राउंड नॉइज है नहीं कुछ, एंड आई विल कीप आस्किंग यू क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली इसके लिए. अभी ओके। तो ये उन्होंने तेरे को सब क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसा. P acquired 75% of S on 1st of July 15, when the balance on S's retained earnings was 1,150. P paid 3,500 for its investment. तो ये उसका पे फॉर इन्वेस्टमेंट वैल्यू है. एट द रिपोर्टिंग डेट P recorded a payable, ये देख. एट द रिपोर्टिंग डेट P recorded a payable to S of $400. मतलब हम उसने ऐसे दिखाया था कि पेरेंट को एस को पे करना है 400 रुपया. दिस एग्री टू द करस्पॉन्डिंग अमाउंट इन एस एस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. In at the date of acquisition, it was determined that S's land carried a cost of 3,500 at a fair value of 375.
50. At that date, SS plant was determined to have a fair value of $500 in excess of its carrying amount. Fair values had not been recorded by S. The P group uses the fair value method to value the non-controlling interest, which was 1100 at the date of acquisition. So, यहाँ पे इससे ना नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को मेजर करने के दो तरीके होते हैं, फेयर वैल्यू मेथड एंड एक अपना नॉर्मल जैसे अपन कैलकुलेट करते हैं वैसा, ठीक है ना। तो दिस इज अवर नॉर्मल, ठीक है। अभी यहाँ पे उन्हें देखो क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द कंसोलिडेटेड रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स फिगर ऑफ पी ग्रुप। कैलकुलेट द कंसोलिडेटेड रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स फिगर्स ऑफ पी ग्रुप। तो उन्होंने यहाँ पे कैसे किया, जब जब भी अपन अकाउंट्स करते हैं तो अपन सारी चीजों को ऐड बैक करते हैं, मतलब तो इन्होंने ये रिसीवेबल्स ऐड बैक किए 1400 प्लस 650, और हमने कितना का इंटर ट्रेड हुआ था, 400 का इंटर ट्रेड हुआ था, तो 400 रुपया माइनस किया। सेम शिट हैपेंड इन पेएबल्स की देख, पेएबल्स में भी सेम हुआ, 1200 प्लस 1300 माइनस 400 ऐसा, ठीक है। नाउ दे हैव आस्क्ड अस प्रिपेयर TYU3, prepare consolidated statement of financial position of P group based on the preceding illustration. So do you want to solve this illustration? No. अच्छा ठीक है। अच्छा, बाय द वे, देर आर टू मेथड्स ऑफ मेजरिंग NPV, सॉरी NCI, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। अब मेरे को उन दोनों के नाम याद नहीं आ रहे, लेकिन मेरे को मेथड्स पूरे याद है। तो मेथड ना, एक जो है ना, जैसा जो अपना वर्किंग नोट में आता है, पता है फॉर्मूला मेथड, वो एक है, ठीक है। दैट इज वन मेथड। सेकेंड मेथड इज, देख, जैसे मैंने अभी इन्वेस्ट किया है 3500, बराबर है। हाँ याद आया, जो अपन करते हैं ना अपने वर्किंग नोट्स में, दैट इज फेयर वैल्यू मेथड। और सेकेंड मेथड का नाम है प्रपोर्शनेट मेथड। आई 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 जस्ट रियलाइज, क्योंकि इसका फॉर्मूला से मेरे को याद आया। देख, हमने पे किया था 3500 रुपया, अभी हमारा कितना परसेंट अधिकार नहीं है एस की कंपनी में? 25. 25। सो द सिंपल मेथड इज प्रपोर्शनेट मेथड की 3500 इंटू 25% इज योर NCI डायरेक्टली, दैट इज प्रपोर्शनेट मेथड। कितना NCI है? 3500 इंटू 100 into 25%, 25. that is Okay. called proportionate method, which whose answer might vary with the fair value method. Fair value method is the best method to go ahead with, और usually fair value method ही consider किया जाता है, ठीक है ना। ठीक है। नाउ लेट्स कम डाउन टू अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स। नाउ ये देख, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जैसा मैं तेरे को एक्सप्लेन किया था कि मैंने अगर तेरे को गुड्स ज्यादा प्राइस पे बेचे, मतलब प्रॉफिट मार्जिन पे बेचे, तो हमें उस प्रॉफिट को निकालना है। नाउ यू हैड अ वेरी गुड क्वेश्चन कि हमको निकालना है मतलब क्या। सो हमको कहाँ से निकालना है वो मैं तेरे को बताता हूँ, ठीक है। सच अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स अराइज when one group entity sell goods to another group entity and those goods have not yet been sold on externally। जो मैं तेरे को चीज कल बताई थी, पता है कि हमने वो गुड्स अब तक बाहर बेचे है कि नहीं बेचे है, ऐसा। sold on externally by the end of the year, they are therefore known as unrealized profits। See, I'll explain it to you in very simple terms। लेट्स से तेरी एक फ्रेंड है अनन्या, ठीक है। अब जैसे मैंने तेरे को गुड्स बेचे 20% प्रॉफिट पे, अभी तू उन्हीं गुड्स को थोड़ा सा और मैन्युफैक्चर करके, या तो सॉरी थोड़ा सा और क्या बोलते हैं वो डिजाइन और वो रिडिजाइन करके 30% प्रॉफिट पे बेच रही है। कूल, यहाँ तक Yeah. समझा। और ये चीज तू अनन्या को बेच रही है। अभी मैंने तेरे को बेचा 20% प्रॉफिट पे, तूने बेचा 30% प्रॉफिट पे, दोनों का भला हुआ, गुड। तो वो हमने वो चीज हम हमारे बुक्स में दिखा देंगे। लेकिन मैं तेरे को 20% प्रॉफिट पे बेचे, तू 50% गुड्स बेच ही नहीं पाई अनन्या को। अनन्या ने बोला कि मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो खाली 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 50% के, बाकी आई एम आउट। तो बिकॉज दोज 50% गुड्स हैव नॉट yet बीन सोल्ड बाय यू एंड नॉट yet बीन अर्न प्रॉफिट ऑन, तूने अब तक उसके ऊपर अपना प्रॉफिट नहीं कमाया है, तो तेरा हुआ तो नुकसान ही है ना। कि लाइक तूने मेरे
तूने मेरे से 20% ज्यादा पे खरीदे, मैं तेरे को 20% ज्यादा करके 20% वो ज्यादा कमाया। सो इट इज जस्ट क्या होता है वो नेट ट्रांजेक्शन। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू एलिमिनेट द ट्रांजेक्शन whose goods have not yet been sold. So, you as a subsidiary or you as a parent who had purchased goods earlier, if you are not able to sell that to the outside third party, then those goods के ऊपर हमको अनरियलाइज प्रॉफिट निकालना है। ओके। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अपन एक सम भी कर लेंगे इसके ऊपर और थोड़ा थियोरी भी पढ़ लेंगे तो इजी हो जाएगा। इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग एंड अनरियलाइज प्रॉफिट इन इन्वेंट्री, when one group entity sell goods to another, a number of adjustments may be needed. Current accounts must be cancelled. Where goods are still held by one entity at the reporting date, any unrealized profit must be cancelled. Inventory must be included at the original cost of the group. ठीक है। एडजस्टमेंट, हाँ ये देख ये रहा, एडजस्टमेंट्स फॉर unrealized profit in inventory. Determine the value of closing inventory still held within the group at the reporting date that are the result of intra-group trading. Use either the profit markup or sales margin to calculate how much, मतलब बेसिकली प्रॉफिट कितना हुआ है वो निकालने के लिए हमको या तो मार्कअप का फॉर्मूला या फिर मार्जिन का फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है। नाउ यहाँ पे ये थोड़ा सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग अगर मैं बोलूंगा एफए में क्या है तो ये वही है कि इन्वेंट्री के टाइम पे तेरे को ये याद रखना है कि बेचा किसने किसको है। ना फॉर एग्जाम्पल, इफ सेलर इज द पेरेंट, अगर पेरेंट सेलर है तो क्या हो जाएगा, तेरे रिटेन्ड अर्निंग्स में से माइनस होगा एंड तेरे ग्रुप प्रॉफिट, सॉरी तेरे ग्रुप इन्वेंट्री से माइनस होगा। इसलिए ट्रांजैक्शन क्या आई है, ग्रुप रिटेन्ड अकाउंट्स डेबिट, इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट। ओके। ठीक है। लेकिन अभी देख, अभी अगर सेलर सब्सिडरी है तो यहाँ पे क्या ट्रांजैक्शन आई है, सब्सिडरी रिटेन्ड अर्निंग्स अकाउंट वो डेबिट, इन ग्रुप इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट। मतलब तेरे को तेरा अनरियलाइज प्रॉफिट इन्वेंट्री से तो माइनस करना ही है। नाउ यहाँ पे मैं ना एक काम कर लेता हूँ, मेरा वो उस दिन हो गया वो एफ एक्सेल। नाउ इफ यू आस्क मी कि यार व्हाट इज द डिफरेंस की मतलब सब्सिडरी रिटेन्ड अर्निंग्स और ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स, इसमें मतलब क्या फर्क पड़ता है ना। सो द माय आंसर वुड बी कि अगर सेलर इज द सब्सिडरी, देख इफ सेलर इज द सब्सिडरी, अगर सब्सिडरी ने पेरेंट को गुड्स बेचे थे और अनरियलाइज प्रॉफिट कमाया था तो तेरा यहाँ पे आएगा अनरियलाइज प्रॉफिट। समझा। या। और फिर वो इक्वली जैसे यहाँ पे होगा प्रपोर्शनेट, फिर 20/80 या 25/75 ऐसे वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन अगर अगर सेलर पेरेंट है तो सिर्फ और सिर्फ ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स में यहां से माइनस होगा डायरेक्टली, तो 100% प्रपोर्शन ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स माइनस होगा। ओके। सब्सिडरी के टाइम पे वो प्रपोर्शनेट होगा। See, now this is the same shit which they have explained in the form of journal entries. Group retained account debit, non-controlling interest account debit, group inventory account credit। मतलब ऐसे बस इन्होंने यहाँ पे ऐसे एडजस्टमेंट बताए हुए हैं। Now this is illustration. Calculate the unrealized, अच्छा इसके ऊपर इन्होंने टीवाईयू दिया है क्या, हाँ। So what they have done is ना उन्होंने इसी सम के ऊपर टीवाईयू दिया हुआ है पूरा का पूरा। ठीक है। डू यू वांट टू सॉल्व दिस वन टीवाईयू और यू आर क्वाइट ओके विद द पोर्शन स्टडी वी आर डूइंग। मुझे कुछ भी चलेगा No, क्योंकि we can do this. पूरा सम करें ना। हाँ। ठीक है, पूरा सम कर लेते हैं एक बार। सी आई एम लीविंग एवरीथिंग ऑन यू, वॉट एवर यू टेल मी कि भाई ये चाहिए, यहाँ पे फोकस करते हैं, ये वाला छोड़ देते हैं, वैसा अपन कर सकते हैं। ठीक है। ओके। चल नाउ इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं। हाँ। एच एक्वायर्ड 90% ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ एस। एच ने Yeah. कितना परसेंट एक्वायर किया एस का, 90%। ठीक है।
On 1st of January 12, when the retained earnings of S were 5,000, retained earnings S के थे उस टाइम पे 5,000 at the date of acquisition. तो मैं इस चीज को यहाँ पे लिख देता हूँ. ये यार मैंने 2 बार पोस्ट एक्विजिशन क्यों लिखा है? सॉरी, यहाँ पे रिपोर्टिंग आएगा. Yep. एट रिपोर्टिंग मतलब एट हम्म, ईयर एंड. I have to change here also. हम्म. ये नाउ चेंज नहीं था। पुट है. अरे हाँ, इधर कैसे नहीं हो? अरे सॉरी सॉरी, शीट 2 है ना. शीट 2 है. शीट 2 ये रहा, एड रिपोर्टिंग. नाउ वी विल. हाँ, यहाँ पे परसेंटेज अपने को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा. दिस इज 10, दिस इज 90. आगे बढ़ सकते हैं शायद. स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ब्ला 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 ब्ला. शेयर कैपिटल 5 लिख देता हूँ. अच्छा, यहाँ पे मिलियंस में है ना, तो ये भी 5,000 है. और रिटेन अर्निंग्स यहाँ पे 31,000 है एट रिपोर्टिंग. ओके, दैट्स अ ह्यूज जंप. वो लग रहा है मैं सही किया है कि नहीं. यहाँ पे 5,000. दिस इज अ ह्यूज जंप फॉर अ सब्सिडरी. ठीक है, एनीवेज लेट्स मूव अहेड. कोई गलती हो तो बाद में पता चल जाएगी. देख, एस सोल्ड गुड्स टू एच at a transfer price of 18,000 including a markup of 50%. अच्छा, do you know the difference between markup and margin? You're on mute. Yeah, but like, okay, so like markup is calculated on cost, but margin is calculated on sales. नाइस, वेरी गुड वेरी गुड, वेल डन. तो जैसे कि अभी ये 150 है, तो ये 18,000 के अंदर 50 दड़ा हुआ होगा बेसिकली. बराबर है? एम आई सेइंग इट राइट? Sorry, come again. So what I'm saying is, S Uh, sold goods to H at a yeah, transfer price of 18,000, including a markup of 50%. So I'm saying कि 18,000 would be 150. yeah. तो 50 और 100 हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा. सो वी विल जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई दिस एंड दिस. तो हम हमारा अनरियलाइज, Huh? सॉरी सॉरी, तो ये हमारा हो What? गया How, प्रॉफिट. एक second. How did you cross multiply 50 and 100? हाउ What डज इट मैटर मतलब? what did you do? Like, because if I need to do this on calculator college, I need to know what you did. Like, second one. 50 into ये तेरे what? को 6,000 पता है कहाँ से आया? 6,000 समझा कैसे आया? 50 is like if you like सी cross व्हाट आई एम multiply, सेइंग. right? हाँ, सी, योर अनरियलाइज प्रॉफिट इज 50. नाउ अभी ये 18,000 के अंदर 50 है ना. सो मतलब ये 150 हो गया. और 50 तो तेरा प्रॉफिट है, तो वो तेरा 6,000 आ गया. बराबर है? 18 into 50 divided by 150. Okay. एग्जैक्टली, तो दैट गिव्स यू 6,000. Okay. अगर अगर 18,150 है, Hmm. तो 50 कितना होगा? या 150 Yeah. अगर 18,000 है तो Okay, 50 okay, कितना होगा, okay. ऐसा क्रॉस, एंड दैट्स हाउ यू गेट 12. सो योर टोटल प्रॉफिट टिल नाउ इज 6,000. अभी तेरे को देखना है कि तू इसमें से कितना नहीं बेच पाई थर्ड पार्टीज को. Two-third. 2/3 ऑफ दोज गुड्स रिमेन्ड इन द इन्वेंट्री एट द ईयर एंड. सो इसमें से टू मतलब थर्ड एच जो के है. इन्वेंट्री में 2/3 बाकी है ना? हाँ, वी कुड नॉट सेल, we could not sell for, so these are unrealized profits. ठीक है. The current हाँ, accounts of HNS stood at 22,000, 22,000. ये वाली लाइन मेरे को थोड़ा समझी नहीं है. ये वाला तो थोड़ा अपन छोड़िए, फिलहाल के लिए जरा छोड़ देते हैं. the current अ, accounts in HNS stood at $22 at on that day.
करंट अकाउंट्स लाइक आई थिंक वो जो नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट्स रहते हैं ना कंपनी के विद हाँ बट ये बहुत ही कम है 22,000 बोलने के लिए। देखना जैसे यहाँ पे, दैट। इसलिए मेरे को वो लाइन थोड़ा समझा नहीं है, वो बाद में आते हैं। द एच ग्रुप यूजेस फेयर वैल्यू मेथड, मतलब अपना नॉर्मल मेथड, ठीक है। और फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कितना है, 4,000। तो वो अपन यहाँ पे 4,000 लिख देते हैं, ठीक है। अभी लेट्स फर्स्ट डू, नाउ लेट्स फर्स्ट सी कि ये बेचा किसने किसको है। अनरियलाइज प्रॉफिट्स, एस ने एच को बेचा है। एस कौन था, सबसे अच्छा सब्सिडरी ने पेरेंट को बेचा है, ठीक है ना। अगर सब्सिडरी ने पेरेंट को बेचा है तो हमारा जर्नल एंट्री यहाँ पे क्या था, सब्सिडरी रिटेन्ड अकाउंट रिटेन्ड अर्निंग्स में डेबिट करना है और ग्रुप इन्वेंट्री में माइनस करना है। तो सबसे पहले तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स, तो अगर हमें अनरियलाइज प्रॉफिट्स रिपोर्टिंग में डेबिट करना है, ठीक है, तो हमें माइनस का लिंक देना है, -4,000 जहां तक मुझे पता है, ठीक है। दिस शुड बी द केस। -4,000 क्यों किए थे हमने, मैं भूल गई। सो -4,000 ना, बिकॉज Yeah. फर्स्ट ऑफ ऑल योर हिंदी इज वेरी बैड एंड लुक्स वेरी लेम। सेकेंडली, माइनस फोर I am थाउजेंड tired, इसीलिए, okay, so shut up. सो बेसिकली ये 4,000 जो है, अब ये मुझे लगता है कि यहाँ पे माइनस का साइन जाना चाहिए, मुझे भी बहुत टाइम हो गया करके, बट आई थिंक यहाँ पे माइनस का साइन जाना चाहिए बिकॉज सी व्हाट वी आर डूइंग, डेबिट सब्सिडरी रिटेन्ड अर्निंग्स, बराबर है। एंड हमने यहाँ पे क्रेडिट का पूरा बैलेंस पॉजिटिव में लिखा हुआ है, Hmm. तो इसीलिए यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस अगर हमने पॉजिटिव में लिखा हुआ है, सो डेबिट बैलेंस वुड बी -4,000, इज व्हाट आई फील, Okay, ठीक है। cool. और इन्वेंट्री से वो चीज माइनस तो होनी है। अरे यार अभी एकदम वियर्ड लिख रहा है। Can you scroll इन्वेंटरी, down a little bit? हाँ हाँ, यस यस यस। तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, लिंक दे के बैठ जाता हूँ दोनों में, ऐसा मैं कर रहा हूँ ताकि फिर मेरे को बाद में 4,000 का डिफरेंस ना आए। सो ये रहा दिस थिंग, 4,000. Okay. Yeah. ठीक है। अभी तक हमने वो 22,000 का कुछ किया नहीं है, बाद में देखते हैं वो। द एज ग्रुप यूजेस फेयर वैल्यू, हाँ ये तो हो गया 4,000। तो आई थिंक नाउ वी कैन डू फिल इन द ब्लैंक्स अपना नॉर्मल। Yeah. इन्वेस्टमेंट इन एस कितना किया था, 34,000 का, तो 34,000 में डाल दिया। अभी ग्रुप का रिटेन्ड अर्निंग्स कितना है, 159 है, 1,59,000। सो अभी मैं यहाँ पे बाकी सारी चीजें डालना शुरू कर देता हूँ। इन प्लांट प्रॉपर्टी 1 लाख प्लस 30,000, तो 1,30,000। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री 90 plus 20. 90,000 प्लस 20,000। बैंक रिसीवेबल्स प्लस 25,000, 10,000 प्लस 5,000, तो ये हो गया इतना। सेमच प्लेट है ना शो, आणि ती थ्री मला लाख इडली एटी म्हणजे सिक्स थाउजेंड शेयर कैपिटल विल बी अपना 15,000 नॉर्मल। शेयर प्रीमियम यहाँ पे कुछ है नहीं, तो मैं यहाँ पे लिंक दे देता हूँ। but ग्रुप that's like रिटेन, post share, right? सॉरी Like व्हाट, shares. 15,000 is like post share, right? So, like, okay, पर कुछ नहीं, नो ठीक है. नहीं नहीं नहीं, दैट इज शेयर कैपिटल, ₹1 पर शेयर, $1 पर शेयर, सॉरी, ठीक है। मैंने लिंक दिया हुआ है ये मुझे लग रहा है, हाँ दिया तो है, बाकी सब तो है अच्छे से। गुडविल का मैंने यहाँ पे नहीं दिया है लिंक, गुडविल लिंक 28,000,
तो मैं यहाँ पे हम्म, हमेशा ना, जब मैं करता था ना FR के टाइम पे, तो मैं करता था यहाँ पे टोटल माइनस ये करता था मैं टोटल। तो टोटल माइनस टोटल फिलहाल मेरा इतना आ रहा है, सो मेरा फिलहाल इतने का डिफरेंस है। आई हैव टू मेक दिस जीरो बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे बैलेंस शीट शुड टैली, राइट? सो ये मेरा जीरो हो जाना चाहिए, इसके लिए मैं राइट। हमेशा वो काम करता था। जस्ट फन डेज। नॉन करंट लाइबिलिटीज 1,20,000 प्लस 28,000 एंड लास्ट इज 50,000 प्लस 16,000। सो फिलहाल मेरा जीरो हो गया है, मतलब मेरी बैलेंस शीट तो मैच हो गई है, लेकिन अभी भी मेरे को वो 22,000 का वहां पे कुछ तो है, वो मेरे को समझा नहीं है कि क्या है। पीछे आंसर में दिया है that you need to minus it receivables and liabilities में से current द liabilities करंट में से। अकाउंट इन, अरे यार तो इन्होंने ऐसे क्यों दिया है? लाइक इन द फर्स्ट क्वेश्चन आई रियलाइज, मतलब ये जो पहला क्वेश्चन था ना, यहाँ पे देखिए इन्होंने मस्त दिया था कि एट द रिपोर्टिंग डेट टी रिकॉर्डेड पेएबल टू एस ऑफ 400 एंड मतलब वो मतलब पेएबल्स और रिसीवेबल का बैलेंस है बेसिकली वो 22,000, Yeah. समझा? ये इन्होंने यहाँ पे करंट अकाउंट्स ऐसा दिया है ना, तो करंट अकाउंट्स इंक्लूड्स वेरियस थिंग्स, उनको बताना चाहिए Yeah. था। ठीक है, तो TYU, अच्छा तूने आंसर चेक किया क्या? हाँ। ओके, सेकेंड। यार एक तो ना साला ये इतना खराब है माइक्रोसॉफ्ट एज। तो ठीक है, रिसीवेबल्स में से मैं 22,000, मतलब बेसिकली दैट इज अ इंटर ग्रुप ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन, ठीक है। यहाँ से 22,000 माइनस, यहाँ से 22,000 माइनस, बैलेंस शीट शुड मैच है 3,92,000 एंड बैलेंस शीट इज नॉट मैचिंग 3,92,000। अच्छा ये सॉरी, मैं TYU 5 चेक कर रहा हूँ, TYU 4, TYU 4 भाई, TYU 4 3,92,000, परफेक्ट हो गई मैच। अमाउंट सही है। नॉन गुडविल इज 28,000, परफेक्ट। NCI और मेरे को चेक करूंगा, NCI 6.2 बराबर, और वो रिटेन्ड अर्निंग्स भी बराबर, ठीक है। Yep. ठीक है, यस। सो लास्ट कॉन्सेप्ट, मिड ईयर एक्विजिशंस, कैलकुलेशन ऑफ रिजर्व्स एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। अभी मिड ईयर एक्विजिशन इन सिंपल टर्म्स मतलब जो 12 महीने का अपना ईयर होता है, 1 अप्रैल टू टू 31 मार्च, विच इज द इंडियन ईयर, मतलब इंडियन फाइनेंशियल ईयर, उसके बीच में ही ट्रांजैक्शन हो गया। यानी कि अगर अप्रैल में हमारा ईयर स्टार्ट होता है तो जुलाई में हमने एक्वायर कर लिया, सितंबर में एक्वायर कर लिया, दिसंबर में कर लिया, या ईयर एंड होने के एक महीना पहले कर लिया, ऐसा। So if a parent entity acquires a subsidiary mid-year, the net assets must be calculated at the date of acquisition. ठीक है, net assets must be calculated at the date of acquisition, ये वाले। तेरे बाकी के इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बाकी का तेरे को पूरा ऐड ऐड ही करना है, लेकिन Yeah. यहाँ पर ना प्रपोर्शन करते हैं तेरे को हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। Mm. The the net assets at acquisition can be calculated as the net assets at the start of the subsidiary's financial year plus the retained for part of the year up to the date of acquisition together with any fair value adjustments at the date of acquisition। अभी तू ही सोच ना कि जैसे मैं तेरे को एक्वायर 6 महीने के लिए किया, लेकिन मैं तेरे प्रॉफिट्स का पूरा हक कैसे ले सकता हूँ? मुझे तो उसी का हक है ना, लाइक वो 6 महीने के पीरियड का ही है ना अधिकार। Right. सो आई कैन नॉट टेक फुल पार्ट ऑफ द प्रॉफिट्स। टू कैलकुलेट दिस इट इज नॉर्मली अज्यूम्ड एसेस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हैज एक्रूड इवनली थ्रू आउट द, हाँ ये एक बेसिकली अजम्पशन है। दिस इज लाइक अ मोस्ट लेम अजम्पशन कि तेरे प्रॉफिट्स हर महीना सेम हुए। अगर तेरे 12,000 के प्रॉफिट्स है थ्रू आउट द ईयर, तो तेरे को हर महीना हजार हजार का प्रॉफिट हुआ है। दिस इज लाइक द मोस्ट वेग असम्पशन दैट दे आर टेकिंग इन दिस FA। FR में भी ऑलमोस्ट सेम ही असम्पशन है, ठीक है, अनलेस दे टेल यू अदरवाइज। अभी कैलकुलेट द ग्रुप रिटेन अर्निंग, जैसा इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है,
this we can directly calculate with the help of sum only. अभी ये देख, on 1st of May 17 K acquired 60% of S, paying 76,000 cash. The summarized, अभी मैं if you also want to do it you can do it. मैं यहाँ पे मेरे बुक्स में कर लेता हूँ, बस मुझे चाहिए। ठीक है, अभी ये है, अभी मैंने इसको एक्वायर किया 76,000 का, 60%। के एक्वायर्ड एस 60%। Yeah. ना सी, ये सब तो ठीक है। ये देख, अभी रिटेन्ड अर्निंग्स कितना है यहाँ पे, 69,000। अभी Yeah. मुझे ये देखना है कि तेरा ईयर एंड मैंने कब एक्वायर किया, 1st of May 17 को तेरे को एक्वायर किया, और तेरा ईयर एंड क्या है, 31st of November 17। ठीक है, 30th. 30th of November 17। सो हाउ मेनी मंथ्स के लिए मैं तेरे को एक्वायर किया, और हाउ मेनी मंथ्स डिड 7. आई एक्वायर यू, 7 months। 7. मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 7 months। सो आई एक्वायर्ड यू फॉर 7 months नाउ। ठीक है ना। अभी Hmm. अ, सबसे पहले तो रिटेन यहाँ पे 40,000, 40,000, यहाँ पे 69,000। अब बस आता है एक्विजिशन के टाइम पे मेरे को क्या करना है, क्या नाउ, हाँ गया, हाँ। At 30th of November 17 इन्वेंट्री ऑफ एस इंक्लूडेड 8,000। ठीक है, ये दिस इज अवर अनरियलाइज प्रॉफिट का ट्रांजैक्शन। ओके, के ग्रुप वैल्यूज नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट यूजिंग फेयर वैल्यू मेथड। के ग्रुप, ठीक है, ये फेयर वैल्यू की चीज है। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन द फेयर वैल्यू ऑफ 40% ऑफ द, ये ठीक है, ये चीज फेयर वैल्यू की दी हुई है एनसीआई का, जो तेरे को हम हमेशा देते हैं। और ये देख, S earned a profit after tax for the year of 9,000 in the year end 30th of November 17। You earned a profit of 9,000, यानी कि मेरा जो तेरे ऊपर अधिकार है, तेरे तेरे प्रॉफिट्स के ऊपर जो मेरा अधिकार है, वो सिर्फ और सिर्फ 9,000 का है। ठीक है। Hmm. सो वेट अ सेकेंड, यहाँ पे इन्होंने कैलकुलेशन में ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स दिया हुआ है, 63,750। सो व्हाट दे डू इज, तेरे पास रिपोर्टिंग डेट पे 69,000 है। अभी मुझे एक बात बता, तेरा जो प्रॉफिट बनता है वो तू तेरा कहाँ पे डालती है, तो तेरा प्रॉफिट एंड लॉस में होता है वो। प्रॉफिट एंड लॉस में जो प्रॉफिट होता है, उसको तू कहाँ पे डालती है। एसेट साइड, लाइक नहीं बैलेंस नहीं नहीं, शीट में. जब तेरा, जब भी तू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाती है, तेरा नीचे हाँ. प्रॉफिट आता है, तो उसको तू 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 ट्रांसफर कहाँ पे करती है। अच्छा, मुझे बात बता दे, 12th स्टैंडर्ड में तू कहाँ पे करती थी बैलेंस शीट में, मतलब पीएनएल का प्रॉफिट बैलेंस शीट में कहाँ पे जाता था। पीएनएल का एक सेकेंड, फर्स्ट वी हैव ट्रेडिंग अकाउंट एंड वहां से वी टेक इट टू पीएनएल, पीएनएल से वी टेक ग्रॉस इट टू, प्रॉफिट, या ग्रॉस प्रॉफिट वी टेक इट टू बैलेंस शीट. ग्रॉस प्रॉफिट होता है ट्रेडिंग से, फिर अपन उसको लेके आते हैं पीएनएल में, फिर वो या बनता है नेट प्रॉफिट, फिर नेट नेट प्रॉफिट प्रॉफिट, कहाँ पे जाता है, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में कहाँ जाता है। एसेट साइड. नो, ये तो पता होना चाहिए ना नहीं. यार वो तन्वी, एसेट साइड थोड़ी जाता है, ये तो पता होना चाहिए ना यार अभी तन्वी, यहाँ यहाँ तक आई है तू तो। आई नो. ये मैंने फर्स्ट डे पे बताया था, कहाँ पे जाता है। I don't remember shit, I'm tired. 12th स्टैंडर्ड में वो तेरा प्रॉफिट जाता था कैपिटल में, और वो स्प्लिट होता था पार्टनर्स के बीच में, याद है।
Oh, right. और वो Yeah. तेरा एसीसीए में वही कैपिटल का नाम है रिटेन्ड अर्निंग्स। Yeah. सो जो भी तेरा प्रॉफिट बनता है उसको तू डालती है रिटेन्ड अर्निंग्स में। अभी तेरा प्रॉफिट बना कितना है? Nine. लेकिन और मेरा तेरे 9,000 प्रॉफिट्स के ऊपर अधिकार कितना है? is for 7 months. That's like 5250. तो योर पोस्ट देख देख देख, अच्छा सॉरी, ये मैंने शेयर प्रीमियम में डाल दिया गलती से, माय बैड। ये यहाँ पे रिटेन्ड अर्निंग्स। सो सी 69,000 वॉज एट द रिपोर्टिंग डेट। तेरे बैलेंस शीट, तेरे ट्रायल बैलेंस या बैलेंस शीट जो भी हम दी गई है हमको, ये क्या दिया है? फाइनेंशियल पोजीशन दिया हुआ है, हाँ। सिंगल फाइनेंशियल पोजीशन दिया हुआ है। यहाँ पे देख, मुझे तेरे वो रिपोर्टिंग डेट पे 69,000 दिख रहा है, तो वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। अपन ने अभी जितने भी सम्स किए हैं यहाँ पे अपन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स डालते थे, बराबर है। नाउ वी हैव Right. टू डू रिवर्स कैलकुलेशन। वो हमको सामने से प्रॉफिट देंगे, हमको Hmm. हमारा मिड ईयर एक्विजिशन पे वहां पे स्प्लिट मारना है। जो मैंने यहाँ पे मारा 9,000 इंटू 7/12 Right. मारा। अभी व्हाट वाज द फॉर्मूला? रिपोर्टिंग माइनस एक्विजिशन इज इक्वल टू पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। नाउ मॉडिफाई द फॉर्मूला। रिपोर्टिंग प्लस, एक मिनट रुक जा। रिपोर्टिंग माइनस एक्विजिशन इक्वल टू पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। वो यहाँ पे क्या, ये यहाँ पे, हाँ। रिपोर्टिंग माइनस पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स इज इक्वल टू एट एक्विजिशन वैल्यू। सो ये Huh? ये तेरे को समझा? नहीं समझा? 69,000 minus 5250. हाँ एग्जैक्टली exactly। अब तू पूछेगी कि अरे अगर हमको यहाँ पे 5,250 मिल गया है, तो फिर Hmm. हम ये मतलब ये रिवर्स कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं फालतू में? द आंसर इज, हम ये इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज हमको यहाँ पे एट एक्विजिशन 63,750 मिल गया। हमको यहाँ पे Hmm. टोटल ऑफ वो नेट मिल गया, जो हमें गुडविल का Hmm. वैल्यू देगा। Right. दिस इज हाउ ऑल द वर्किंग नोट्स आर, मतलब वो लिंक टुगेदर। ठीक है। Yeah. इसलिए मिड ईयर एक्विजिशन कोई मतलब बड़ी चीज नहीं है। मिड ईयर एक्विजिशन में, मिड ईयर एक्विजिशन फाइनेंशियल पोजीशन के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, मतलब बैलेंस शीट के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। पीएनएल में थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि वो तेरे को हर एक वैल्यू चेंज करनी है, लेकिन मतलब बैलेंस शीट गेट्स वेरी सिंपल। बस तेरे को ऐड करना है। तो ओनली क्वेश्चन इज, वो लोग तेरे को सामने से तेरा प्रॉफिट देंगे, जो तेरे को यहाँ पे इन योर 7 मंथ्स, 5 मंथ्स, 4 मंथ्स स्प्लिट करना है। फिर रिवर्स कैलकुलेशन अप्लाई करके एट एक्विजिशन तक आना है। ठीक है। दिस इज द ओनली Right. ट्विस्ट इन द मिड ईयर एक्विजिशन। सो दिस इज हाउ दिस चैप्टर कम्स टू एन एंड। ये और Okay. उन्होंने प्रैक्टिस के सम्स दिए हुए हैं, ये कर लेना, ठीक है। Yeah.